राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे, 6वीं क्लास हमारी शुरू हो रखी है और सब्जेक्ट का नाम हमारा जो है वो है पॉलिटी, यानी कि हमारा ये सिविक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉल साइंस हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 1 नंबर चैप्टर जाना था, जिसमें हम लोगों ने जाना था विविधता के बारे में, यानी कि डाइवर्सिटी के बारे में। क्या होती है विविधता, तो इसका सिंपल सा तो आंसर आप लोगों ने जान ही लिया था कि भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से रीति रिवाज से रहते हैं। कोई अलग ही प्रकार की भाषा बोलता है, अभी कोई हरियाणा में है तो हरियाणवी बोली को बोल लेता है, पंजाब में है तो पंजाबी बोल लेता है, गुजरात है तो गुजराती बोल लेता है, और ऐसे ही अलग अलग प्रकार की वेशभूषा है, अलग अलग प्रकार का खान पान है। उसमें से मैंने कल आपको लद्दाख और केरल का एक एग्जाम्पल भी दिया था, जो हमारी एनसीईआरटी ने भी दे रखा था। अब इस तरह तरह के विविधता की वजह से ही धीरे धीरे वक्त के साथ लोगों में डिस्क्रिमिनेशन भी आने लग गया, यानी कि भेदभाव भी आने लग गया। अब ये डाइवर्सिटी क्या होती है, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको कि अलग अलग धर्म होना, अलग अलग भाषाएं होना, अलग अलग खान पान होना, अलग अलग खेल होना, अलग अलग त्योहार मनाना, ये तो विविधता है, ये तो चलो अच्छी बात है। लेकिन वक्त के साथ में क्या है, लोग इनकी आपस में तुलना करने लग गए। तुलना करने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, लोग ऐसे कहने लगे कि हरियाणा का खान पान जो है वो सबसे अच्छा है, तमिलनाडु का खान पान अच्छा नहीं है, आंध्र प्रदेश का बहुत अच्छा है, दिल्ली का बेकार है, दिल्ली की वेशभूषा जो है वो अच्छी नहीं है, पश्चिम बंगाल की वेशभूषा बहुत अच्छी है, ठीक है, आसाम के अंदर शादी विवाह के रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, पंजाब के रीति रिवाज अच्छे नहीं हैं। ऐसे धीरे धीरे लोग एक दूसरे के आपस में तुलना करने लगे। इसी तुलना करने की वजह से ही भेदभाव उत्पन्न हुआ, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन आया। अब ये भेदभाव हो किस वजह से रहा है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर तो अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब भेदभाव होने का या डिस्क्रिमिनेशन होने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है पूर्वाग्रह। अब ये पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, प्री जजमेंट, इसे आप लोग एक प्रकार से कह सकते हैं। देखिएगा, प्री जजमेंट का मतलब ये है कि हम लोग किसी को बिना समझे, बिना उसे बातचीत किए अपने ही मन में एक राय सेट कर लेते हैं, राय बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं साधारण सी बात कहता हूं, आप लोग इस उम्र में क्या सोच लेते हैं, ना यार मुझसे पेपर पास होगा क्या, ना यार मुझसे आईएएस होगा क्या। चलो एनसीईआरटी पढ़ने से कौन सा आईएएस का एग्जाम क्लियर हो जाता है, कौन सा यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी तो लोग कहते ही हैं। अभी भी मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं पर्सनली, सर जी जीके की किताब अब कौन सी पढ़ें बताएं। अरे मैं कह रहा हूं जीके अब रह ही क्या गया, जब एनसीईआरटी ही जब मैंने शुरू करवा दी तो कुछ नहीं रहा है। आप थोड़ा सा समझिएगा, अब मार्केट की कोई किताबों के चक्रों में मत जाइएगा। अगर 6ठी से 10वीं तक की या 12वीं तक की आपने एनसीईआरटी कर ली तो बच्चा कुछ रह नहीं जाएगा, स्टैटिक जीके का या जीके का कोई पार्ट रह ही नहीं जाएगा। फिर बचता है करंट अफेयर, वो तो चल ही रहा है आपका हर रोज, ठीक है। तो देखिएगा, ये अवधारणा है कि एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाकी मार्केट की किताबें पढ़ने से होगा। इसी को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। यही है प्री जजमेंट, बिना सोचे समझे अपने ही दिमाग में कोई राय बना लेना। ये गलत है, आपने सोच लिया गलत है, मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आपने सोच लिया तो आपकी वो राय गलत होगी ना। ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत बुरा है, ठीक है। ऐसी राय जनरली क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। इनमें पॉजिटिव रेशियो तो आप तक बहुत ही कम देखा गया है। जैसे लोगों को आलसी, चालाक, कंजूस ये मानना, एग्जाम्पल से इनको ही पूर्वाग्रह या प्री जजमेंट के रूप में ही हम लोग मान लेते हैं। हाँ, लोगों में भेदभाव भी होता है इस वजह से, ठीक है। कैसे कि लैंग्वेज के आधार पे ही, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ही दिया था आपको भी, कोई लैंग्वेज जो है मलयालम बोल रहा है, ठीक है, तो हमारे मन में पहले से ये अगर सेट हो गया कि मलयालम अच्छा नहीं है, या मान जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हरियाणा के अंदर बात करते हैं, हरियाणा के अंदर कोई व्यक्ति अगर हिंदी बोलने लग जाए तो उसको तुरंत टोक दिया जाता है कि ज़्यादा ना अंग्रेजी ना जा रहा है तू। अब वो अंग्रेजी तो बोल भी नहीं रहा है, वैसे भी वो हिंदी बोल रहा है। हरियाणवी लैंग्वेज कहते हैं बहुत बढ़िया है, हरियाणवी बोली कहते हैं बहुत बढ़िया है। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी बुरी है या इंग्लिश बुरी है, बस वही है कि लैंग्वेज का पहले से उन्होंने पूर्वाग्रह बना लिया, प्री जजमेंट कर दिया, वही एक नेगेटिविटी हुई और उसी वजह से वो एक दूसरे को इज्जत देने लग गए। कोई हरियाणवी बोल रहा है उसको उस तरीके से इज्जत देंगे। अब किसी के मन में हरियाणवी सेट होगी तो वो उसको हरियाणवी बोलने वाले को ही इज्जत देगा, किसी के मन में हिंदी सेट होगी तो वो हिंदी बोलने वाले को ही इज्जत देगा।
तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन आता है लैंग्वेज की वजह से। अच्छा, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से आता है? कलर की वजह से भी आता है, धार्मिक विश्वास की वजह से भी आता है। धर्म अलग अलग प्रकार के मानना होता है। अब मान लेते हैं कि मैं जो है वो हिंदू धर्म को मानता हूँ, आप मानने लग गए जैन धर्म को, आप में से कोई ईसाई को मान रहा है। तो अब इसमें क्या किसी को ऊंचा नीचा दिखाना, लेकिन धीरे धीरे क्या है, लोगों ने अपने आप में जो है प्री जजमेंट डाल लिया ये कि हिंदू ही बेस्ट है, मुस्लिम बहुत बुरा है। मुस्लिम बुरा नहीं है, हिंदू बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। हाँ, कुछ है कि लोग तो हिंदू में भी तो बुरे हो सकते हैं, वही कुछ है कि चंदे के लोग जो हैं वो मुस्लिम में बुरे हो सकते हैं। अब कोई 4 लोग बुरे मुस्लिम में हैं, 2 हिंदू में है, तो रेशो थोड़ी ना तोला जाता है। तो कोई 2-4 की गलती की वजह से पूरे धर्म को थोड़ा ना हम गलत कह सकते हैं। वो तो कहीं पे भी किसी भी जगह पर बात तो होते ही है। चमड़ी का रंग यानी कि अब काला गोरा है, जो उस हिसाब से भी भेदभाव करते हैं, ठीक है। किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, अगर हम नागालैंड में चले जाएं, वहां की अनुसूचित जनजातियां तो बहुत ही विचित्र कपड़े पहनती है। अब उनसे अगर हरियाणा को कंपेयर किया जाए तो बहुत अलग है। अच्छा, मैंने ये भी पाया कि हरियाणा और राजस्थान की औरतों का वेशभूषा बहुत अलग है। मैं कल भी शेयर कर रहा था ये बात। अब हरियाणा की महिलाएं राजस्थान में जाती हैं, इवन मेरे फैमिली मेंबर राजस्थान में रहते हैं, जोधपुर रहते हैं, तो कई बार हम लोग जब जाते हैं तो बात भी करते हैं कि देखिए ना इनके कपड़े कैसे हैं। अच्छा, वो भी बात करते हैं उल्टा कि इनके कपड़े देखना कैसे हैं। ये पहले से ही जो है इनकी धारणा बनी हुई है और ये नेगेटिव ही होती है जनरली, ठीक है। अब चमड़ी के रंग की बात की जाए, अब ये देखिएगा, अब इसको देख के तो यूं लग रहा है कि ना जी ये कैसे बाल हैं, लेकिन इनके एरिया में तो इनका ये स्टाइल पॉपुलर ही होगा ना। अब इस भाई साहब को देखिएगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं है, ये है ही ऐसा, ठीक है। अब इनको देख के क्या सोचा जाए, ना जी ये तो काले हैं तो अच्छे नहीं है। अब काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक है। तो अब है तो दिल वाले यही। अब ये देखो इन भाई साहब का स्वैग है, ठीक है। अब इनके साथ भी लोग भेदभाव करते हैं। अच्छा, रही बात इनकी, ओहो हो ना जी, स्लाइड रोक ही दो जी, 2 मिनट तो रोक दो जी, ठीक है ना जी, कोई भेदभाव नहीं करते, बहुत बढ़िया है जी। अब है क्या वास्तव में, है तो सारे इंसान, है तो ये भी इंसान, है तो ये भी इंसान, है तो ये भी इंसान, लड़की तो ये भी है। स्लाइड रोकने का तो आपने यहाँ तो नहीं कहा, लेकिन यहाँ कलर की वजह से ये परिधारणा है, ये पहले से जो है मन में बातें जो है वो सेट हो रखी है। अब लड़के और लड़की में भी भेदभाव, ये भी देखो समाज में आज भी चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है। ये ऐसा माना जा रहा है कि लड़के जो होते हैं समाज में ऊंचे होते हैं, लड़कियां थोड़ी नीची होती है, लड़कियां ही रोती है और लड़के रोते नहीं है कभी। बचपन से उन्हें बस ये सिखा दिया जाता है कि कभी रोते नहीं है, मतलब हमें पहले से ही माइंड के अंदर फीड कर देते हैं बात। जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, भाई हाँ ठीक है हमें तो रोना ही नहीं है, एक वो ईगो सेट हो जाता है हमारे अंदर कि नहीं हम रोएंगे नहीं कभी भी, ठीक है। तो एक समाज के अंदर जो है वो भेदभाव ही उत्पन्न करता है। अच्छा, कहीं पे लड़की अगर हो जाए तो बड़ा दुख मनाते हैं, लड़का अगर हो जाए तो बहुत खुशी मनाते हैं। ये भी धीरे धीरे करके जो है भेदभाव उत्पन्न करता है फिर बाद में। हाँ, ये बातें भी आपको सुनने को मिलती होगी धीरे धीरे कि लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां बावड़ी बूच होती है। देखो मैं नहीं कह रहा लड़कियां बावड़ी होती है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। समाज लड़के भी बावड़ी बूच होते हैं, ठीक है। और बिना सोचे समझे हम लोग अपनी मान्यता बना लेते हैं, व्यवहार भी सेट कर लेते हैं। भी लड़कियों का व्यवहार ऐसा होता है, बहुत लोग कह देते हैं लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, एडी में होता है, कई कहते हैं होता ही नहीं है, लड़कों का दिमाग बहुत होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे भेदभाव की बातें हैं, ठीक है। और ये सारे की सारी प्री जजमेंट है। ये सारा सब कुछ होता क्यों है? ये सब कुछ होता है स्टीरियोटाइप बनने की वजह से, रूढ़िवादी धारणाएं। अब रूढ़िवादी धारणाओं का मतलब ये होता है कि हम लोगों का दायरा बन जाता है एक। फॉर एग्जांपल बताता हूं कि एक पक्की धारणा ये होगी कि लड़कियां अगर जींस पहनेगी ना तो वो लड़की कैरेक्टर की अच्छी नहीं है। कुछ हद तक गाँव में ये धारणाएं हैं, मेरे ख्याल से आप भी वाकिफ होंगे इस दुनिया से, तो आप इस चीज़ को जानते भी होंगे। सूट पहनती है वो लड़की जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये धारणाएं कितनी गलत है। अब वेशभूषा से कोई आप किसी का कैरेक्टर कैसे डिसाइड कर सकते हो? लेकिन ये लोग वो सोचते हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच है, ठीक है, जिनकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, वही जो कपड़ों से लोगों का कैरेक्टर भी सेट कर लेते हैं कि ऐसा है। अब धर्म के आधार पे भी लोग ऐसा सोचते हैं, किसी किसी को लोग कंजूस या किसी को बेवकूफ़, किसी को अपराधी, ये रूढ़िवादी धारणाएं हैं, पहले से ही सोच लेते हैं। अब एक बार सोच लिया तो सेट कर दिया कि यही रहेगा, ये धर्म। अब पहले से रूढ़िवादी का मतलब है, बहुत लोगों ने मुस्लिम धर्म को जो है बेकार कह रखा है, अच्छा कह बुरा कह रखा है। कई लोगों ने जो है हिंदू धर्म को भी तेज तरार या बेकार कह रखा है, कईयों ने ईसाई को गलत कह रखा है। अब ये रूढ़िवादी सोच है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना कि सारे धर्म में सारे लोग ही ऐसे होंगे, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद में ऐसा है कि कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लेकिन बहुत सारी लड़कियां तो पायलट है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये चीज़ें सारी इंटरव्यू में भी काम आएंगी, और के साथ साथ एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन बन के आते हैं अलग अलग टाइप के, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। GS4 पेपर तक तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, एथिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है इन सभी चीज़ों से। अब ये असमानता और भेदभाव, ये जो इक्वलिटी नहीं रख रहे हैं समाज में और ये डिस्क्रिमिनेशन रख रहे हैं, ये सब कुछ किस वजह से है? वजह तो दो ही है, एक तो प्री जजमेंट और एक दूसरा फिर स्टीरियोटाइप हो जाना। ठीक है, एक तो पूर्वाग्रह कर लेना, एक रूढ़िवादी सोच रख लेना, एक पहले से बुरा सोच लेना किसी के बारे में, एक कुछ सोच रखा है बुरा, उससे कभी बाहर ही ना जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कितना मर्जी समझाओ वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग कितना ज़्यादा भाई उनको कहते हैं ये नहीं है ये है, ऐसा नहीं है ऐसा है, उनको 1000 बार समझाया जाता है लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हीं को रूढ़िवादी सोच कहा जाता है, वही स्टीरियोटाइप पर्सन्स होते हैं। ठीक है, मतलब उनका दायरा सेट हो चुका है, वो अपनी एक ईगो को या अपने एक एटीट्यूड को बनाए रखते हैं और उनको ये लगता है कि इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, उनको लगता है कि हमारा अगर ईगो हमने कम कर दिया, अगर हम झुक गए तो हो सकता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। दो लोगों का धर्म अलग होना विविधता का एक पहलू है वैसे तो देखा जाए तो ये, लेकिन ये एक भेदभाव का भी कारण बनता है, अभी मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अच्छा, के साथ में ये असमानता का कारण अमीरी और गरीबी की वजह से भी आता है। ठीक है, बनाने वाले ने ये पिक्चर कितनी गजब की बनाई है, देखिएगा, अमीर आदमी का पेट बाहर निकला हुआ है, इसको झोला लाद के ले जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अमीरी और गरीबी का फर्क जो है ये भी भेदभाव करता है समाज के अंदर। के साथ साथ अमीरी गरीबी की वजह से स्कूलों के अंदर जो है वो भी भेदभाव हो जाता है, फिर हॉस्पिटल्स के अंदर भी हो जाता है, ऑफिस के अंदर भी हो जाता है। के साथ साथ फिर अपनी मूलभूत चीजें हैं वो भी नहीं अपना सकते, किसी की कोठी बन जाती है, किसी की झोंपड़ी रह जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन होता है अमीरी गरीबी की वजह से भी, कलर की वजह से भी, जनजातीय मामलों की वजह से भी। ठीक है, कि ऐसा धर्म है मेरा, ये मेरा धर्म है। ठीक है, कुछ लोग अपने उनके काम की वजह से भी जाने जाते हैं, भेदभाव कर लेते हैं, जैसे जो लोग सफाई करते हैं या जो लोग बाल काटते हैं, तो इन सफाई कर्मचारी या बाल काटने वालों को जो है जनरली क्या है माना जाता है कि ये नीच जाति के हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। अगर फॉरेन कंट्रीज में आप जाएं ना तो उनको सबसे ज़्यादा वेतन दिया जाता है जो ये सफाई कर्मचारी होते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा काम भी तो यही कर रहे हैं। अब इसी भेदभाव को कम करने के लिए समाज में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 1891 में होता है, इनकी मृत्यु 1956 में होती है। ये भारतीय संविधान के पितामह कहलाते हैं और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आए थे। ये एक महार जाति में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, महार जाति के अंदर। और महार जाति के लोग जो हैं गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ज़मीन इतनी इनके पास में होती नहीं है, तो क्या करते हैं कि जो काम पिता कर रहा है वही काम इनका बेटा कर रहा होता है, मतलब कोई खानदान में परिवर्तन नहीं होता है। और गांव से बाहर जाने की इनको जो है कोई मुश्किल से कोई लोग बाहर पढ़ने से गया होगा, और इन जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे कोई एंटर भी नहीं करता, कोई जाना पसंद भी नहीं करता। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे ये, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की, वकील भी बने, इंग्लैंड भी गए। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। फिर धीरे धीरे दलितों के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए, उनके लिए सरकारी नौकरी के लिए जाति व्यवस्था से जो है ये किया, आरक्षण प्रावधान भी किया, जो गरीब है उनको आरक्षण दिया ताकि वो थोड़ा सा समाज में इक्वल आने की कोशिश करे। दलितों को मंदिर में जाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए। धर्म, सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखने का प्रयास किया, और उन्होंने अपने जीवन में आगे चल के जो है बौद्ध धर्म को भी अपना लिया और ये साबित किया कि सारे धर्म बराबर होते हैं। मैं ये चीज़ बराबर मान रहा हूँ, तभी देखिएगा मैं पहले हिंदू में जन्म लिया, फिर बाद में मैं बौद्ध धर्म के अंदर आ गया। तो मेरे लिए सारे के सारे धर्म बराबर है। समाज में जितने भी धर्म है, जितने भी लोग हैं, सबकी एक बराबर इज्जत करनी चाहिए, किसी को जाति प्रथा से ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। अब ये स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए जो संघर्ष चला था, ये क्या था? देखिएगा, जब से आज़ादी के संघर्ष चल रहा था उसके साथ साथ जो है ना, लोगों ने आज़ादी तो पाई ही पाई, लेकिन समानता के लिए भी संघर्ष किया था। उसमें सबसे बड़ा संघर्ष यूं कहिएगा था ही यही कि उस टाइम पे लोग जो है वो भेदभाव कर रहे थे, अंग्रेज हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने 1857 की क्रांति के टाइम पे पढ़ा होगा, उसका कारण पढ़ा होगा कि जब कोई अंग्रेजी अधिकारी था, नीची पोस्ट का होता था,
था और एक भारतीय अधिकारी कोई ऊंची पोस्ट का होता था फिर भी उस अंग्रेजी अधिकारी को सलाम करना पड़ता था। तो ये भेदभाव ही तो था उस टाइम का। अच्छा जी, दलित, औरत, जनजाति लोग जो हैं उन्होंने अपनी इस बराबरी के हक को पाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। बहुत सारे दलितों ने एक साथ संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश लेने के लिए संघर्ष किए थे। महिलाओं ने पुरुषों के बराबर शिक्षा पाने के अधिकार के लिए संघर्ष किया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी तो ये बताया था कि महिलाओं को इतना शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का उनको अधिकार नहीं था, स्कूल कॉलेज जाने का अधिकार खत्म कर दिया था। तो ये अधिकार वो वापस पाना चाहती थी। अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा अभी भी नहीं हुआ है, बहुत रूढ़िवादी व्यक्ति अभी भी बैठे हैं। अच्छा, किसानों का ये अधिकार उन्होंने लेना था कि जो बड़े जमींदार थे उनसे टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे, वो सारा टैक्स उन्हीं को देते थे, खुद क्या खाएंगे। उनको वैसी बराबरी चाहिए थी भी, जो हम लोग कमाते हैं वो सारा हमारा ही हो। तो जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ 1947 में, वैसे वैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे जो है डिपेंड होना ख़त्म हो गया और खुद पे ही डिपेंड होना शुरू हो गया। कहने का मतलब ये टैक्स व्यवस्था ना के बराबर ही होगी और लगभग जो सारे लोग थे वो बराबर ही हो गए। सबको एक ही दृष्टि से एक ही समान रखा गया सभी को। इसी दौरान जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को भी अपराध घोषित कर दिया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आर्टिकल कौन सा है छुआछूत वाला, कौन सा आर्टिकल के तहत जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। और वर्तमान में उसे SC ST एक्ट के रूप में हम लोग पुकारते हैं। नौकरियां सभी के लिए खोल दी गई, जैसे देश आज़ाद हुआ सभी को अपने पसंद का काम करने के लिए भी कहा गया कि जो आप काम करना चाहते हैं वही काम करिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच होगा। पहले ऐसा होता था लेकिन बाद में नहीं, सभी को अपनी मर्जी के अनुसार भाषा, सभी को अपनी मर्जी के अनुसार त्यौहार, कैसा भी बोलना, सारे अधिकार जो है कर दिए गए। ये सारे संविधान में ही लिखा गया है, संविधान बनने के बाद ही ऐसा सब कुछ हुआ। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया, यूं कहिएगा बाद में जैसे देश आज़ाद हुआ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी धर्म के लिए जो है आप बुरी बात नहीं कह सकते हैं, ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार सा मिल गया कहिएगा। और किसी भी धर्म को भेदभाव भी नहीं करना कि ये ऊंचा है ये नीचा है। फिर धीरे धीरे संविधान के अंदर ये चीज़ें लिख दी गई, असमानता भी दूर हो गई, लेकिन कुछ हद तक आज भी है, एक लेवल पे ये भी आज भी बनी हुई है। इस सच्चाई को हम लोग बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। आपको आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल है, ठीक है। ये उस टाइम पे संविधान सभा की जब बैठक हुई थी उस टाइम पे सारे व्यक्तियों की एक पिक्चर है जो हमारी NCERT ने दी है, ठीक है। चलिएगा, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग सारी चीज़ें याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और ये चैप्टर एथिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है चीज़ों को और याद भी रखना है। धन्यवाद।